ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट व्हाट सेक्शन. सेक्शन 7 के आगे नाम लिखना जरूरी कि सेक्शन 7 किस चीज का है. am I clear? सेक्शन 7 किस चीज का है? सेक्शन 7 ऑफ विच एक्ट? सीजीएसटी एक्ट. am I clear? नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 7. तो मुझे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जहां हमने सेक्शंस लिखे हैं इसके आगे लिखो सेक्शन 7 किसको डिफाइन कर रहा है? सप्लाई वर्ड को डिफाइन कर रहा है. किसको डिफाइन कर रहा है? सप्लाई वर्ड को डिफाइन कर रहा है. गेट द पॉइंट? यू शुड राइट यहाँ पे. am I clear? Are you open with me? Now let's go ahead. Okay. What is supply? Supply is the taxable event. सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है. अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है. am I clear? अगर इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं है. अगर इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है. वैसे ही अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है. इसलिए सप्लाई को क्या कहा गया है? टैक्सेबल इवेंट. दिस इज द इवेंट on which tax will be levied. I hope you understand the term called taxable event. Now, in GST regime, supply of goods and service or both shall be the taxable event. It means no supply, no GST. Now, section 7 में क्या है? देखो प्लीज थोड़ा सा लेवल अपना रेज करो. डोंट थिंक कि नहीं मैम आई कांट लर्न दिस, आई कांट लर्न दैट. यू हैव टू रेज योर ओन स्टैंडर्ड्स. सेक्शन 7 के अंदर क्या है? सेक्शन 7 subsection 1 clause A. You have 7(1)(a, you have 7(1)(b, you have 7(1)(c, then you have 7(1) capital A bracket में. am I clear? Then you have 7(2), 7(2)(a, 7(2)(b, am I clear? And last में you'll have 7(3)(a) and 7(3)(b. ये पूरा हमारा सेक्शन 7 है. एंड सेक्शन 7 के साथ साथ we will be studying 3 schedules. We will be studying 3 schedules. Schedule 1, Schedule 2 and Schedule 3. सेक्शन 7 के साथ साथ हम 3 शेड्यूल पढ़ने वाले हैं. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3. आई होप यू आर गेटिंग मी. जब ये सारा मतलब क्या? 7(1)(a, it became like a triangle. Wait. 7(1)(a, 7(1)(b, B is small, 7(1)(c, then 7(1) capital A, 7(2)(a, 7(2)(b, 7(3)(a and 7(3)(b. ये along with Schedule 1, 2 and 3 ये सब होगा तब जाके हमारा चैप्टर 2 खत्म होगा. मिनिमम 5 मार्क्स, बेर मिनिमम 5 मार्क्स. यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती. Am I clear? Okay, so let's start now. Now, क्या डिफाइन कर रहे हैं लोग? सेक्शन 7(1)(a is defining the term supply. इनफैक्ट 7(1)(a भी सप्लाई को डिफाइन कर रहा है, 7(1)(b भी सप्लाई को डिफाइन कर रहा है एंड 7(1)(c. ये तीनों ने सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया है. इन तीनों ने से लॉजिकली समझो, दे वुड वांट कि सप्लाई वर्ड जितना वाइड हो, जितना सप्लाई में कवर होगा उतना कवर करना चाहेंगे. रीजन बिहाइंड दैट, जितना सप्लाई बड़ा उतना जीएसटी ज्यादा. मेक सेंस? Make sense? They would love to cover everything in the supply word. They would love to cover everything in the supply word. Because अगर ये चीज सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी ही नहीं है. Am I clear? तो जब भी एक्ट बनाते ना, it takes too much. You'll have to apply your brain. एक माइन्यूट सी गलती आपकी कि आपने ये पॉइंट एक्ट में क्या कर दिया, मिस कर दिया, and because of that गवर्नमेंट में lose their revenues. Am I clear? So now let's come to the first one. 7(1)(a.
7(1)(a) क्या बोलता है? आई विल टेक 7(1)(a). 7(1)(a) के अंदर यू हैव 5 सब पॉइंट्स। 7(1)(a) के अंदर यू हैव 5 सब पॉइंट्स एंड देन विल गो इन डेप्थ ऑफ द 5 सब पॉइंट्स बिलो। आप देखोगे ये सेक्शन जहां खत्म होता है, am I clear? डायग्राम के बाद यहाँ पे 7(1)(a) वापस आया है, यहाँ पे 7(1)(a) वापस आया है, मतलब ये 7(1)(a) हम नीचे जाके डेप्थ में समझेंगे। क्लियर? Am I clear? तो what is 7(1)(a? I'm going to read it there and then again going to read it over here. 7(1)(a) के ये जो है टेबल, ये प्रॉपरली एक्ट की लैंग्वेज है। All forms of supply, all forms of supply of goods or services or both, such as all form में क्या हो सकता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों बोला है? क्योंकि सेकेंड पॉइंट की शुरुआत कैसी होती है? सच एज। ऑल फॉर्म सच एज मतलब सप्लाई या तो सेल के फॉर्म में हो सकता है, या ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है, या तो बार्टर के फॉर्म में हो सकता है, एक्सचेंज के फॉर्म में हो सकता है, लाइसेंस के फॉर्म में हो सकता है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजेबल है, कुछ भी है, डिस्पोजल है। सच एज ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज का मतलब होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये जो लिस्ट दी है ये तो है ही है, इनके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। ये क्यों जरूरी है बोलना? आज सोचो, इन्होंने सेल लिखा, ट्रांसफर लिखा, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल लिखा, एम आई क्लियर? और अगर ये सच एज वर्ड नहीं डालते तो अगर मैं कोई नया टाइप का सप्लाई मैं कोई नया टाइप का ट्रांजैक्शन लेके आ जाती तो मैं तो क्या बोलती, इस लिस्ट में है ही नहीं, लिस्ट में नहीं है मतलब सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं है, एम आई क्लियर? तो ये लिस्ट क्या है? इंक्लूसिव। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब मैंने सप्लाई किया, किसका सप्लाई किया? गुड्स का सप्लाई किया या सर्विसेज का सप्लाई किया, इन रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है? कंसिडरेशन मिलने वाला है। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? कंसिडरेशन। एम आई क्लियर? सप्लाई कौन करना चाहिए? इट शुड बी डन बाय अ पर्सन। विल स्टडी इन डेप्थ, एक एक वर्ड को डेप्थ में समझेंगे। बाय अ पर्सन। And why the supply is done? The supply is done in the course or furtherance of business. Supply is done in the course of business. मैंने supply business में के कारण किया है। तो अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। If all the 5 conditions are satisfied, then only this will be called as supply. And supply है तो फिर आगे देखेंगे कि इंट्रा है कि इंटर है, बात की बात है। तो आज तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? सप्लाई। तो लेट्स कम अहेड 7(1)(a) को डेप्थ में समझने जाते हैं। आई होप यू आर विथ मी। 7(1)(a) वापस लिखा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड। पैसे आज दे दिए या ये बोला कि मैं दे दूंगा, मेड और अग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। सप्लाई कौन करना चाहिए? बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। एम आई क्लियर? तो डायग्राम देखो, ऑल फॉर्म, मैंने कोशिश करी यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब after doing this notes nothing else is required. After doing this notes nothing else is required. Exactly same notes is given to CA final also. जो चैप्टर आपको है और जो चैप्टर उनको भी है, आपके और उनके नोट्स एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो जो क्वेश्चंस बोलती जाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस करते जाना। एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। सच एज बोल दिया मतलब लिस्ट क्या हो गई है? सच एज बोल दिया मतलब लिस्ट क्या है? इंक्लूसिव है। Am I clear?
किसका सप्लाई, गुड्स का या सर्विसेज का? क्या होना चाहिए रिटर्न में? कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन करेगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल। सेल में हम क्या करते हैं? माल बेच देते हैं, सेल। ट्रांसफर भी वही होता है। बार्टर में क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज बोल दो। लाइसेंस मतलब आजकल हम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं ना, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या सपोज मेरा घर है और मैंने घर अपने रेंट पे देकर रखा है, तो आई विल यूज अवर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। मतलब रेंट पे देना, लीज पे देना या डिस्पोजल कर देना। तो बॉस सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिंपल लॉजिक है। अगर मैंने ये पेन बेच दिया मतलब ओनरशिप चली गई, तो इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। पढ़ेंगे हम आगे डेप में। अगर इसको मैंने बेच दिया तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर यही पेन मैंने आपको रेंट पे दिया है, मतलब मैंने आपको ये पेन बेचा नहीं है, मैंने आपको सर्विसेज दी है इस पेन को यूज करने की। मैंने आपको सर्विसेज दी है ये पेन को यूज करने की। आई हैव नॉट सोल्ड। सोल्ड में ओनरशिप क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। मतलब दिस इज अगेन टॉट इन द चैप्टर ओनली, डोंट वरी। मतलब all forms of supply of such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। किसका सप्लाई होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए एंड सर्विसेज का होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कि व्हाट इज गुड्स? गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बॉस दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है गुड्स इज ऑल मीन्स व्हाट? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल को गुड्स नहीं कहते, इमूवेबल को गुड्स नहीं कहते। एंड एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी से मैं कैश दे रही हूं, तो कैश इज नॉट गुड्स। कैश इज नॉट गुड्स। सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स। शेयर्स और शेयर्स के खरीदने और बेचने पे क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। जस्ट चेक विथ योर पेरेंट्स। आई एम 100% श्योर आपके पेरेंट्स शेयर मार्केट में डील करते होंगे। आप अपने पेरेंट्स को पूछो, उनको बोलो मुझे इनवॉइस दिखाओ। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली हैबिट डाला करो। अगर मैंने बोला है कि शेयर्स पे क्या लगता है? STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो जस्ट चेक वन इनवॉइस विद देम, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। हमें क्लियर? तो शेयर्स के खरीदने और बेचने के ऊपर क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, इसलिए उस पर GST नहीं लगेगा। हमें क्लियर? और दूसरा रीजन है क्योंकि सिक्योरिटीज आर नॉट goods and includes actionable claim। actionable claim, I hope with me, हम बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ actionable claim नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे लिखो एक चीज, लिखो actionable claim के उधर लिखो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। जस्ट राइट दिस। क्यों लिखवा रही हूँ आपको 2 मिनट में समझाती हूँ मैं। क्यों लिखवा रही हूँ मैं 2 मिनट में समझाती हूँ। लॉटरी, बेटिंग, यहां पे देखो लिखा है, जस्ट कॉपी दिस। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो समझो क्या हो रहा है। I'll explain what is happening. Okay, let's understand. Boss, actionable claims, again I don't need to go in depth because it's to some extent finals का है। और दूसरी बात, रीजन इसलिए भी मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूं क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो भी CA फाइनल्स में आने वाला है। अब मैं क्लियर? स्टिल इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स। एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स, मैं क्लियर? क्योंकि इंक्लूड लिखा है, पर मैंने क्या लिखवा है? एक्शनेबल क्लेम। मैं क्लियर? वहां मैंने फिर आपको क्या लिखवा है? बेटिंग,
गैम्बलिंग एंड लॉटरी। सिर्फ ये ही 3 हमारे जीएसटी में आने वाले। कौन से 3? बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। आई कम इन डेप्थ लेटर। और बहुत सारे डेप्थ में भी नहीं जाऊंगी क्योंकि आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टीचिंग विच लेवल स्टूडेंट्स। Am I clear? Am I clear? Second point, growing crops, grass and things attached to and forming part of land which are agreed to be served before supply or under contract of supply। ये आप पढ़ के आए होंगे सीपीटी या फाउंडेशन में। Am I clear? आपने सीपीटी या फाउंडेशन में सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा। तो बस ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भले जमीन से क्या है, अटैच्ड है, तो अटैच्ड आप इसको इमूवेबल बोल दोगे? नहीं, ये इमूवेबल नहीं है। आई कैन डिटैच इट एंड आई कैन सेलेक्ट। Am I clear? समझ में आ रहा है? आई होप विथ मी समझ में आ रहा है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई होने के पहले हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मैं निकाल के बेच दूंगी। तो क्रॉप्स भी किस में आ जाते हैं? गुड्स में आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सिर्फ ये याद रखना, ऑल मूवेबल आर गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। इतना ध्यान रखना। देन व्हाट इज सर्विसेज? एनीथिंग विच इज अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका क्या मतलब निकलता है? अगर मैं ऐसा बोलूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो गई। इन्होंने बोला मूवेबल इज गुड्स और इन्होंने बोला जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो बट नेचुरली फिर मेरा कंक्लूजन तो ये निकलता है, हाँ जो मूवेबल था वो गुड्स है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और इमूवेबल गुड्स नहीं है मतलब इमूवेबल सर्विस हो गया। और इमूवेबल की सेल्स पे क्या लगना चाहिए? इमूवेबल की सेल्स पे क्या लगना चाहिए? फिर जीएसटी लगना चाहिए। लगना चाहिए पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगेन थोड़ा सा अभी से नॉलेज देती हूँ। मैंने आपको बताया कि हमको 3 शेड्यूल पढ़ना है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ने हमें फ्यू ट्रांजैक्शंस दिए हैं। शेड्यूल 3 ने हमें फ्यू ट्रांजैक्शंस दिए हैं जिसमें कहा है दे आर नाइदर गुड्स, दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। बात खत्म। शेड्यूल 3 बेसिकली क्या है? नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 बेसिकली क्या है? नेगेटिव लिस्ट है। सी डिपार्टमेंट तो चाहेगी सब कुछ सप्लाई में आ जाए। डिपार्टमेंट तो चाहेगी सब कुछ सप्लाई में आ जाए और एक्चुअली डिपार्टमेंट ने यही किया है। मतलब डिपार्टमेंट की बात नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट की बात करना चाहिए, जीएसटी काउंसिल की बात। जीएसटी काउंसिल की बात। आई होप विथ मी। Am I clear? जीएसटी काउंसिल का इंटेंशन तो यही है, सब कुछ सप्लाई में आ जाना चाहिए। Am I clear? Still, only few items, few things उन्हें शेड्यूल 3 में डाले हैं और जिनको क्लियरली बोल दिया है कि दे आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, दे आर नाइदर supply of goods nor they are supply of services, and when they are neither supply of goods nor services the question of GST will not come into picture. Getting my point? Am I clear? वहां पे लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कहाँ लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा है। हम जब पढ़ेंगे हम वापस समझेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको कंफ्यूजन आ सकता था वो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, और इन्होंने बोला जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सर्विस हो गए। तो शेड्यूल 3 ने क्लियरली बोल दिया सेल एंड परचेस
सेल के ऊपर, किसके सेल के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज नाइदर देयर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर डू देयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एम आई क्लियर? सर्विस क्या है? एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स, एंड सर्विस ऑल्सो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज पे क्या लगता है? STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बट इंक्लूड्स, ये समझना इंपॉर्टेंट है, activities relating to use of money or conversion of money by cash or by any other mode from one form currency denomination to another form for which separate consideration is charged। समझो बहुत सिंपल पॉइंट है। मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने मुझे 50 के 2 नोट दे दिए, इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन इन मनी। मैंने आपको 500 रुपए का एक नोट दिया, आपने मुझे 100 रुपए के 5 नोट दिए, मतलब जितने मैंने आपको दिए आपने उतने मुझे रिटर्न कर दिए, इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन इन मनी। एंड ट्रांजैक्शन इन मनी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज नाइदर इट इज गुड्स नॉर इट इज सर्विसेज, नाइदर इट इज गुड्स नॉर इट इज सर्विसेज। एम आई क्लियर? फिर ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर आप मनी को यूज करके कुछ सर्विसेज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, मुझे क्या करवाना है? डिमांड ड्राफ्ट। आई होप यू नो डिमांड ड्राफ्ट, ICAI डिमांड ड्राफ्ट लेती है, बहुत सारी जगह डिमांड ड्राफ्ट से काम होता है। मुझे सपोज 2000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और मैं किसी बैंक के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे 2000 रुपीज का क्या करना है? डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 2000 का। हमें क्लियर? तो बॉस वो मुझसे 2050 रुपीज लेंगे। 2000 का उन्होंने मुझे क्या दे दिया? डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, और 50 रुपए उन्होंने क्या लिए? चार्जेस लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाने के। अब ये 2000 तो मैंने उनको दिए थे और ये 2000 मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आ भी गए, मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आ भी गए। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। एम आई क्लियर? तो ये 2000 क्या है? ट्रांजैक्शन इन मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी। ये 2000 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट ये जो 50 रुपए है ये बैंक ने क्या किया? ये बैंक ने क्या किया है? बैंक ने 50 रुपीज लिए हैं फॉर व्हाट? टू मेक डीडी। ये बैंक ने चार्जेस लिए हैं, इस 50 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। बैंक हैज गिवन सर्विसेज ऑफ मेकिंग अ डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ने डिमांड मतलब बैंक ने पैसे यूज करके कोई सर्विस दी है, उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन क्या किया है? चार्ज किया है। वो सेपरेट कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। 2050 का ब्रेकअप क्या है? 2000 रुपए और 50 रुपए। 2000 गए और वापस आ गए, इट्स ट्रांजैक्शन मनी, नो जीएसटी। बट 50 रुपीज इज व्हाट आई हैव गिवन देम। सी, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की बंदे ने, बैंक ने क्या दी? सर्विसेज दी, उसके रिटर्न मैंने क्या पे किया? कंसिडरेशन पे किया, जीएसटी लगेगा। मैं क्लियर? दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, सपोज मेरे पास सपोज आजकल पुराने नोट बदलने का बिजनेस है। सपोज मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है, फट गया है, 2 पीस हो गए, फट गया है, 2 पीस हो गए। सपोज मैं बैंक में नहीं गई, मैं आपके पास आई, आपने बोला मैं 490 रुपीज दूंगी सिर्फ। आपने बोला मैं सिर्फ 490 दूंगी, 10 रुपीज कम दूंगी, लेस 10 रुपीज कम दूंगी। अब देखो 500 का ब्रेकअप क्या है? 490 एंड 10। तो 490 मैंने दिए, 490 मेरे पास आ गए, दैट इज ट्रांजैक्शन इन मनी। ये 10 रुपीज क्या है? बंदे ने 10 रुपीज क्या किए हैं? सर्विसेज जो उसने मुझे दी, ओल्ड नोट लेके नया नोट देके उसके 10 रुपीज उसने क्या किया है? कंसिडरेशन चार्ज किया है, इस 10 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल, मैं बैंक के पास गई, मुझे लोन चाहिए। मैं अभी लोन का बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि लोन पे जीएसटी लगना है कि लगना, वो बात अलग है। पर मैं क्लियर, 10 lakhs
10 लाख का मैंने बैंक से क्या किया है, लोन लिया। 10 लाख का मैंने बैंक से क्या किया है, लोन लिया है। आई होप विथ मी, मैं क्लियर। पर बैंक को मैं रिटर्न कितना कर रही हूँ, 10 lakhs एज प्रिंसिपल एंड 1 लाख मैंने बैंक को क्या दिया एज इंटरेस्ट। 1 लाख मैंने बैंक को क्या दिया, इंटरेस्ट। 10 लाख मैंने बैंक से लिए है इस लोन, 10 लाख मैंने बैंक को इस प्रिंसिपल पे कर दिए, तो इस 10 लाख पे तो जीएसटी की बात ही नहीं आएगी बिकॉज ट्रांजैक्शन मनी है। पर यस, ये 1 लाख रुपए क्या है, बेसिकली बैंक ने मुझे जो लोन की सर्विसेज दी है उसके लिए मैं उनको क्या पे कर रही हूँ, कंसिडरेशन पे कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इस पे जीएसटी लगना चाहिए। लगेगा कि नहीं लगेगा, सी लगना चाहिए, सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। मुझे उसको नहीं लगाना है तो मैं बाद में एग्जाम कर दूंगी। अंडरस्टैंड, एग्जाम्शन क्या होता है कि बॉस यू आर सप्लाई बट आई डोंट वांट टू लिवाई जीएसटी ऑन यू, सो आई हैव एग्जम्प्टेड यू, दैट इज एग्जाम्शन। इंटरेस्ट पे जीएसटी लगना चाहिए बिकॉज इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं तो हम पढ़ने वाले कि इंटरेस्ट पे बोल दिया है कि जीएसटी क्या करके रखा है, एग्जाम करके रखा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर ओनली। पर यस, इंटरेस्ट में जीएसटी लगना चाहिए। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? ओके, ये समझा? तो मतलब हमने क्या समझा, गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होता है। देखो डेफिनेशन को तोड़ मड़ोड़ के ही समझना पड़ेगा। एम आई क्लियर? और ये चैप्टर, सी दिस चैप्टर, then valuation chapter, exemption chapter and ITC chapter. In short, एक है सप्लाई, एक है वैल्यूएशन, एक है एग्जामिशन, एक आईटीसी। ये 4 चैप्टर ही टाइम लेने वाले हमारे। बाकी टाइम ऑफ सप्लाई, देन यू हैव योर पेमेंट ऑफ टैक्स, यू हैव रिटर्न्स, ये कोई चैप्टर टाइम लेने वाले नहीं है हमारा। बट बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो डोंट वरी मैम, लेक्चर प्लीज डोंट वरी। Am I clear? मतलब हम ऐसा कर रहे हैं जीएसटी कि मेरे साथ ही पढ़ाई हो रही है आपकी जीएसटी की, तो अगर आप 1.5 आवर्स 2 आवर्स मुझे दे रहे हो, 1 घंटा और दे दो, 3 घंटे में आपके एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। Am I clear? Am I clear? Okay. तो पहला हमने क्या पढ़ा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। हमको इसकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसका सप्लाई होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए। तो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली, सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ ली। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्ट वर्ड कि रिटर्न में क्या आना चाहिए, कंसीडरेशन आना चाहिए, इन रिटर्न ऑफ सम कंसीडरेशन। एम आई क्लियर? तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसीडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है बॉस, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। मतलब कंसिडरेशन कैन बी मॉनेटरी आल्सो, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी आल्सो, इट कैन बी मॉनेटरी आल्सो, इट सी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब नॉन मॉनेटरी, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बाय recipient or by any other person. See, as simple logic समझो, I am teaching you people, तो you are my recipient, I am supplier and you are recipient. आज चलो आप तो बड़े बच्चे हो तो आप लोग आके मुझे फीस डायरेक्टली दे सकते हो, बस सपोज एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मेरा रेसिपेंट तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, पर फीस कौन लेके गया, उनके पेरेंट्स फीस पे करके गए। तो आप क्या बोलोगे, मैडम रेसिपेंट तो बच्चा है, पैसे तो पेरेंट्स देके गए, और पेरेंट्स अगर पैसे देके गए तो पेरेंट्स को तो आपने कुछ सप्लाई किया ही नहीं है। नहीं, सिंपल। what is consideration, something in return, what is consideration, something in return। हम पढ़ चुके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये सब हमको आता है, सोगा में भी पढ़ के आए, ये सब हमारे लॉ में पढ़ के आए। समथिंग इन रिटर्न, क्यूट प्रो क्यू, एम आई क्लियर? ये हमारा लेटिन वर्ड था, क्यूट प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। एम आई वेरी क्लियर? तो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, by whom, by recipient himself or by any other person। मतलब recipient के बिहाफ पे कोई और भी पे करता है, is also consideration। am I clear? am I clear? आगे बढ़ू, डिपॉजिट की अब बात चल रही है। अच्छा, आगे यहां समझो, recipient और by any other person excluding, प्लीज ये ध्यान देना, excluding subsidy given by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। समझना, इसको लेके चलते हैं। सपोज मेरी फीस 100 रुपए है, सपोज मेरी फीस 100 रुपए है, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, आप दो या आपके पापा या आपकी मम्मी दे, बात खत्म। तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं।
अज्यूम करो, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरी फीस 100 रुपए है, मेरी फीस 100 रुपए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मैम ये बच्चों से 100 रुपए क्या लेते हो यार, इनको फीस कम कर दो। मैं कहा सर फीस कैसे कम कर दूं मैं? तो सर बोलते एक गवर्नमेंट मुझे बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बोलता है अच्छा एक काम करता हूँ, आपको 100 रुपए चाहिए? मैंने कहा मुझे 100 रुपए चाहिए। अगर मैं आपको 80 रुपीज, गवर्नमेंट बोलता है अगर मैं आपको 80 रुपीज दे दूं तो आप बच्चों से 20 ले लोगे, आपको चलेगा? मैं कहा मुझे चलेगा, मुझे 100 चाहिए, कोई भी दे, मुझे 100 रुपीज आने मेरे जेब में चाहिए, आप दो कोई और दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 80 मुझे किसने दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिए। और मैंने बच्चों से कितने लिए, स्टूडेंट से कितने लिए? 20 रुपीज। तो अगर मैं ऊपर जो हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा ऊपर, तो अगर मैं ऊपर की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, मुझे पैसे कोई भी दे, मुझे पैसे कोई भी दे, आप दो या आपके बिहाफ पे कोई और भी दे, वो दोनों मेरे लिए कंसिडरेशन का पार्ट होना चाहिए। तो अगर सपोज मैं इस एग्जांपल को ऐसे लेती हूं, आपने मेरे को 20 दिए, स्टूडेंट्स ने 20 दिए, और आपके पापा ने आके मुझे 80 दे दिए, आपके पापा ने आके मुझे 80 दे, तो मेरे को मेरे हाथ में पैसा कितना आया? 100 रुपए। मेरा कंसिडरेशन कितना है? 100 रुपए। और 100 रुपए में मैं क्या लगा दूंगी? जीएसटी लगा दूंगी। तो यहाँ पे जीएसटी कौन सा अमाउंट पे लगेगा? 100 रुपीज पे लगेगा। पर अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे 80 रुपीज इज कमिंग एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स कितना दे रहे हैं? 20 दे रहे हैं। क्वेश्चन कम्स, यहाँ मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी होगी? बॉस इन्होंने क्लियरली बोल दिया है गवर्नमेंट सब्सिडी विल नॉट बी इंक्लूडेड बाय रिसिपिएंट्स। अगेन मैं उसको रब करती हूं, बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो इन शॉर्ट यहां पे मेरी सर्विस की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 20 ही मानी जाएगी। और अंडरस्टैंड करो ये सब्सिडी किससे मिलनी चाहिए? सेंट्रल या स्टेट। बॉस और कोई चीज लिखी नहीं गई है, मतलब इन दो के अलावा, इन दो के अलावा और कोई भी अगर सब्सिडी देता है, इन दो के अलावा, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी दो एग्जाम्पल लिए, ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 20 है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, आपने मुझे कितने रुपीज दिए? 20 रुपीज दिए। आपने मतलब मुझे किसने? स्टूडेंट्स ने कितने दिए? 20 दिए। रतन टाटा, टाटा कंपनी ने मुझे सब्सिडी दी। इस टाटा गवर्नमेंट? नो। इस टाटा गवर्नमेंट? नो। रतन टाटा, टाटा एंड टाटा कंपनी ने मुझे 80 रुपीज क्या दिया? 80 रुपीज क्या दिया? सब्सिडी। टाटा ग्रुप का कहना है मैम बच्चे बच्चे उनके पेरेंट्स आर लाइक बिलो द पॉवर्टी लाइन, लेट्स नॉट चार्ज देम, लेट्स नॉट पुट बर्डन ऑन देम, यू वांट 100 रुपीज, आई विल गिव यू 80, यू टेक ओनली 20। तो टाटा ग्रुप ने मुझे कितने दिए? यहाँ पे टाटा ग्रुप ने मुझे 80 दिए, स्टूडेंट्स ने कितने दिए? 20। नाउ अगर if I go with the definition over here, from recipient I've got 20, from other person I've got 80, so यहाँ मेरी वैल्यू कितनी है? 100 है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी मिली है, it is from third party and not from central government and state government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगी। दैट्स इट। आई होप आई वेरी क्लियर, आई होप आई वेरी क्लियर टिल हियर। यहां तक समझा मैं क्या बोल रही हूं? यहां तक समझा मैंने क्या बोला? एम आई वेरी क्लियर? कोई प्रॉब्लम? श्योर। सी ये सब छोटी छोटी चीजें बताएं, यही गलतियां होती है, और यही मतलब यही तो पॉइंट है जो बच्चों को समझाना होता है हमको। एम आई वेरी क्लियर? यस। तो सिंपल, आपने पैसे दिए, आपके पापा ने आके दिए, दोनों मेरे लिए वैल्यू का पार्ट होगा। आपने पैसे दिए, टाटा ग्रुप या कोई थर्ड पार्टी ने आके सब्सिडी दी, वो भी ऐड होगा। बट आपने पैसे दिए और सब्सिडी किसने आके दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी या स्टेट गवर्नमेंट ने दी, तो वो ऐड नहीं होगा, कोई कंसिडरेशन की डेफिनेशन ने मना कर दिया है। एम आई क्लियर? कैन आई गो एड? लिख लिया बॉस? एग्जाम्पल्स लिखा करो, 1 2 3, मैंने जानबूझ के हर जगह वैल्यू लिखी है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर? कैन आई गो एट? इस एग्जाम्पल कॉपी कर लिया? ओके, आगे बढ़ती हूँ. ओके, ये रब कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है. नाउ अगेन, वापस अभी तो मैं इतना डेफिनेशन कर रही हूँ, बाद में ये लेंगे अपन. अभी तो मैं इतना डेफिनेशन कर रही हूँ. सी डेफिनेशन जो जहां इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग इन डेप्थ. मतलब तो कंसिडरेशन क्या बोलता है? पेमेंट इन मनी और अदरवाइज. दैट मीन्स मनी भी चलेगा, नॉन मॉनेटरी भी चलेगा. बाय होम? बाय रेसिपिएंट हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ भी चलेगा. बट will not include subsidies given by central government or state government. मतलब if you want you can write it over here. Third party subsidy, third party subsidy will be included. Am I clear? Will be included. Am I clear? ये ध्यान रखना. ये वापस आएगा बॉस. क्यों आएगा? सिंपल लॉजिक बोलो. मुझे जीएसटी लगाने के लिए वैल्यू चाहिए. वैल्यू क्या होता है? कंसिडरेशन. आज सिंपल, अगर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अगर जीएसटी लगाऊंगी, सपोज अब मैंने आपसे फीस ली, मैंने फीस कितने रुपए ली? सपोज आपसे 5,000 रुपए की फीस ली, तो मैं किस अमाउंट पे जीएसटी लगाऊंगी? 5,000 रुपए पे जीएसटी लगाऊंगी. कौन से अमाउंट पे जीएसटी लगाऊंगी? आई विल बी लिवाइंग जीएसटी 5,000. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो द राइट अमाउंट. अगर मेरा वैल्यूएशन गलत हो गया तो मेरा जीएसटी का अमाउंट गलत हो जाएगा. मेरा जीएसटी का अमाउंट गलत हो गया तो मेरा क्रेडिट का सेट ऑफ सब गलत हो जाएगा. अगला, तो जब हम वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे, दिस विल कम अगेन. यू वांट यू कैन राइट इट ओवर देयर. रेफर दिस पॉइंट अगेन इन वैल्यूएशन एंड आई विल कम बैक ओवर हियर. इनफैक्ट मैं भी लिख देती हूँ, रेफर वैल्यूएशन चैप्टर. जब वैल्यूएशन पढ़ाऊंगी आई कमिट अगेन. मैं इसको यहाँ रब नहीं करूंगी तो जब मैं आऊंगी वापस मिलेगा यहाँ पे. अब मैं क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे अब क्या बोल रहे? डिपॉजिट की बात कर रहे हैं. क्या डिपॉजिट पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मेरा घर है, मैंने अपना घर रेंट पे दिया है, बेचा नहीं है. इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पे जीएसटी नहीं लगता है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंट पे जीएसटी लगता है, क्योंकि मैंने सर्विसेज दी रेंटल. अब आपको खुद को मालूम है, रेंट पे जब हम प्रॉपर्टी देते हैं तो मुझे टेनेंट दो चीज देता है. एक तो डिपॉजिट देता है और एक एवरी मंथ का रेंट देता है. सपोज मैंने उनसे 30,000 रुपीज पर मंथ मेरा रेंट है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे 3 मंथ्स का रेंट चाहिए, मतलब 90,000, 3 मंथ्स का डिपॉजिट चाहिए, तो मुझे 90,000 का डिपॉजिट दे दो और 1 महीने का रनिंग रेंट दे दो 1,20,000. तो वो जो 30,000 का रेंट मैंने उनसे लिया उस पर जीएसटी लगेगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है. माय क्वेश्चन इज, आंसर करना, प्लीज रिप्लाई एंड आंसर मी. माय क्वेश्चन इज, क्या ये डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर यस और नो. आई वांट टू रिप्लाई. क्या ये डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? रिप्लाई यस और नो. फास्ट फास्ट फास्ट. मैंने आगे कुछ समझाया नहीं, मेरे को सिर्फ यस और नो चाहिए. जितना मैंने बोला उतने पे जवाब दो कि डिपॉजिट आपने मुझे 90,000 दिए हैं, क्या ये डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इफ यू आर गिविंग मी यस, गिव मी अ रीजन. अगर मुझे आपने यस बोला है, आई नीड अ रीजन. ओके, वन हैज गिवन यू और जस्ट यस आंसर. सेकंड ने मुझे सिर्फ नो आंसर दिया है. थर्ड ने मेरे को आंसर दिया है यस इफ वी एडजस्ट इट आफ्टरवर्ड्स. बस थर्ड वाले का आंसर को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने वो समझाया ही नहीं था. तो मुझे जिसने सिर्फ यस बोला कि आपने मुझे 90,000 का डिपॉजिट दिया है, तो बॉस थिंक प्रैक्टिकली. मुझे बताओ, मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया था कि आपने मुझे डिपॉजिट दिया, कितने का दिया? 90,000 का दिया. मुझे बताओ, क्या ये डिपॉजिट रिफंडेबल होता है कि नहीं होता है? यस, इट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. इट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो. मैं कह कि भैया
ये आप सिक्योरिटी में रखो, जब मैं मकान खाली करूंगा, इफ ऑल इज वेल यू गिव मी माई 90,000 बैक. तो क्वेश्चन ऑफ लिवाइंग GST on that 90,000 will not come into picture only because वो 90,000 जो बंदे ने मेरे को डिपॉजिट दिए हैं उसके लिए मैंने उसको कोई सर्विस ही नहीं दी. बट हाँ, सपोज मैं मकान खाली कर रही हूँ और मैंने बोला कि अंकल मैं खाली कर रही हूँ मकान, तो एक काम कीजिए, जो भी रेंट बचा है ना वो आपने डिपॉजिट से क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, बैलेंस आप मुझे रिटर्न कर देना. मतलब सिंपल पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं. 90,000 इज डिपॉजिट, रेंट इज पर मंथ 30,000. Am I clear? फर्स्ट सिनेरियो, फुल्ली रिफंडेबल, बंदे ने पूरा रिफंड कर दिया, GST नो. इस पे तो GST लगेगा ही लगेगा, हम इस पर डिस्कशन कर ही नहीं रहे. हमारा डिस्कशन किस पे चल रहा है, सिर्फ डिपॉजिट पे चल रहा है. सेकंड, मैंने अंकल को बोला अंकल मैं ये मंथ का रेंट मैं नेक्स्ट मंथ खाली करने वाली हूँ, तो ये मंथ का रेंट और नेक्स्ट मंथ का रेंट आप क्या कर लो, डिपॉजिट के अमाउंट से एडजस्ट कर लेना. तो अंकल ने क्या किया, 60,000 क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मैंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, एंड 30,000 अंकल ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया. अब मुझे बताओ कौन से अमाउंट पे GST लगेगा, आंसर करो. कौन से अमाउंट पे GST लगेगा, आंसर मी. लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन से अमाउंट पे GST लगेगा, आंसर करो. फास्ट आंसर. यस बॉस, इस पे GST लगेगा क्योंकि अब ये डिपॉजिट नहीं है, ये रेंट का फॉर्म हो चुका है. इस बंदे ने सी दिस डिपॉजिट हैज चेंज इट्स कलर. डिपॉजिट का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया. डज एक्ट लाइक व्हाट, गिरगिट, कैमिलियन. जैसे कैमिलियन अपना कलर चेंज कर लेता है ना, वैसे इसने अपना कलर चेंज कर लिया. नाउ द 60,000 इज नॉट डिपॉजिट, इट इज कन्वर्टेड इनटू रेंट. तो इस पे GST लगेगा, तो इस पे GST नहीं लगेगा. एम आई वेरी क्लियर? देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, मतलब डिपॉजिट पे कब, डिपॉजिट को कंसिडरेशन कब माना जाएगा, ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन. जब सप्लायर डिपॉजिट को क्या मान लेता है, कंसिडरेशन मानता है, तभी डिपॉजिट के ऊपर GST लगेगा. सिंपल है यार. अगर सपोज आज तो इतने पैसे लगते नहीं है, पर जैसे अगर आपने इंटरनेशनल ISD कॉल की सर्विस लेके रखी है, तो सामने वाला बोलता है 2,000 डिपॉजिट दो और फिर हर महीने का जो बिल है वो पे कर देना. तो हर महीने का बिल के लिए मुझे सामने वाला क्या दे रहा है, टेलीफोन सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए मैं रिटर्न में क्या कर रही हूँ, उनका बिल पे कर रही हूँ, तो उस पर GST लगेगा. बात आती है वो 2,000 की, वो 2,000 पे GST लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं नंबर डिस्कनेक्ट कराऊंगी बंदा मेरे को 2,000 रिटर्न कर देगा. तो अज्यूम करो लास्ट मंथ के बिल पे मैंने बोला सर बस अब मैं डिस्कनेक्ट करना है मुझे, मेरा ब्रदर आजकल में ISD वैसी बात नहीं करते हम लोग, तो क्या बोलते हैं ऑनलाइन बात कर लेंगे, हमारी वीडियो कॉलिंग हो जाती है फ्री में, तो लेट्स डिस्कनेक्ट दिस नंबर, और ये जो इस महीने का बिल बचा है वो महीने के बिल आपने डिपॉजिट से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, और बचा हुआ मुझे पे कर देना. तो जितना एडजस्ट किया उस पर GST लगेगा, जितना रिफंड कर उस पर GST नहीं लगेगा. एम आई क्लियर? एंड लास्ट वन, एक और चीज ये बची है, कंसिडरेशन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस फॉर सप्लाई. समझना बस, हम बेसिकली कुछ करते हैं तो उसके लिए पैसा मिलता है. मॉनेटरी वैल्यू फॉर एनी एक्ट, एक्ट मतलब कुछ एक्ट करना, या फॉरबिडेंस का मतलब होता है कुछ करने से रोक देना. सपोज ओके, सपोज मैं आपके साथ पार्टनर हूँ, एंड वी ऑल आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, और मैं सबसे सीनियर, मतलब आई एम लिविंग अ पार्टनरशिप फर्म, मेरे को नहीं करना आपके साथ काम, और आपको मालूम है कि मैं चली गई छोड़ के तो सारे क्लाइंट भी मेरे पास आ जाएंगे. तो मैंने क्या सोचा था, इस एरिया में कल से अपनी दुकान खोलूंगी, मैं अपनी फर्म डालूंगी. मैं कुछ करने जा रही थी,
मैं कुछ करने जा रही थी, आपने बोला मैडम आप इससे रिक्वेस्ट है आप इस एरिया में साल भर तक अपनी फॉर्म मत खोलो, 10 किलोमीटर की विसिनिटी में आप अपनी फॉर्म मत खोलो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। मैं कुछ करने जा रही थी, आपने उसको करने से क्या कर दिया, मुझे रोक दिया, उसके लिए आपने मुझे क्या दिए, पैसे दिए, उसको भी कंसिडरेशन माना जाता है, उस पे भी जीएसटी लगता है, ये भी आगे और डेप्थ में आने वाला है। एम आई क्लियर? इज डेफिनेशन क्लियर? बहुत क्लियर होगी डेफिनेशन, आगे बढ़ सकती हूँ मैं? ओके, तो पहले वापस देखो हमारे डेफिनेशन में कितने पार्ट्स हैं, 5। अभी हमने फर्स्ट 3 समझे, अरे डेफिनेशन पूरी कंप्लीट करूंगी, भले 10 मिनट ज्यादा लगे। एम आई क्लियर? अगर एक 7(1)(a) स्टार्ट किया है तो 7(1)(a) पूरा खत्म करूंगी। एम आई क्लियर? 7(1)(a) क्या बोलता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई such as sale, transfer, part exchange for goods, of goods or services for consideration। तो goods क्या होता है समझ लिया, services क्या होता है समझ लिया, consideration क्या होता है समझ लिया। अब next क्या बोलता है, should be supply should be made by a taxable person। आ जाओ, तो सबसे पहली चीज यहाँ ये समझो, ये सबसे बड़ा चेंज जीएसटी में आया है। देखो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी सेल्स गुड्स एक्ट याद हो तो हमेशा ऐसा बोला जाता है देयर शुड बी अ बायर एंड अ सेलर, मतलब सेल्स में बायर होना चाहिए था, सेलर होना चाहिए था। सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए था, सर्विस रिसीवर होना चाहिए था, मतलब 2 पर्सन का होना जरूरी होता था इन सेल्स में, इन सर्विसेज में। Am I clear? But this is the exception in GST over here. GST ने सिर्फ इतना बोला है, supply should be made by a taxable person। सिर्फ इतना लिखा है, supply should be made by a taxable person to another person नहीं लिखा है, टू अनदर पर्सन नहीं लिखा है। मतलब जीएसटी में 2 लोगों की जो रिक्वायरमेंट का हमारा क्राइटेरिया है वो यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखा है, डोंट राइट इट। सप्लाई शुड बी मेड बाय अ पर्सन, टू अनदर पर्सन नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सेल्फ सप्लाई इज ऑल्सो टैक्सेबल इन जीएसटी। समझो क्या है, क्या मतलब है, समझाती हूँ मैं इसका। सेल्स एक्ट में क्या होता था, सपोज मेरी फैक्ट्री है महाराष्ट्र में और मेरा गोडाउन एमपी में है। सेल्स एक्ट में सोगा में क्या होता था, मेरी फैक्ट्री कहाँ है, महाराष्ट्र में, और मेरा ही गोडाउन किधर है, एमपी में है, और मैंने फैक्ट्री से माल गोडाउन में भेजा तो इसको सेल्स नहीं माना जाता था क्योंकि यहाँ पे सेलर और बायर नहीं है, इसको स्टॉक ट्रांसफर माना जाता था। अग्री 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 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ या ना बोलो, फटाफट हाँ या ना बोलो। लॉजिक तो सही भी है। मैम बेचा कहाँ है आपने, मैम बेचा कहाँ है आपने, आपने तो अपनी फैक्ट्री से अपने गोडाउन में ही तो माल पहुंचाया है, बेचा ही नहीं है तो सेल्स टैक्स की बात आती ही नहीं है। तो इसको सेल्स एक्ट में स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर बोलते थे, इस पे टैक्स नहीं लगता था, पर ये जीएसटी में नहीं हो रहा है। जीएसटी में बोलते हैं अगर आपने माल भेजा, बस अगर आपने माल सप्लाई किया, तो सपोज मेरी फैक्ट्री महाराष्ट्र में और मेरा गोडाउन एमपी में है और मैंने गोडाउन में माल भिजवाया, बात खत्म। सप्लाई शुड बी बाय अ पर्सन। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए क्यों। सी आज सिंपल सोचो, अगर आज मैं जीएसटी लगा दूंगी तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं अपनी गोडाउन से जीएसटी कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर दूंगी और मेरा गोडाउन उसे क्रेडिट ले लेगा, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, एसएससी का नुकसान नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट का नुकसान हो सकता था। कैसे हो सकता था बताती हूँ बॉस। आज सपोज मैंने आपको माल बेचा
सोल्ड किया, पर मैंने दिखाया क्या है, आप तो मेरी ब्रांच हो और मैंने ब्रांच ट्रांसफर किया है। आप तो मेरी कौन हो, ब्रांच हो और मैंने ब्रांच ट्रांसफर किया है, तो मैं ब्रांच ट्रांसफर के नाम पे पेपर वर्क तो करना है, एक डमी कंपनी तो खोलनी है, कर लूंगी। इसे डिपार्टमेंट का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। डिपार्टमेंट कब तक देखने जाएगा कि एक्चुअल ब्रांच है कि नहीं है, एक्चुअल गोडाउन है कि नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, बॉस हमसे ये ना हो पाए, हम ये सब चेक नहीं करेंगे, हम तो आपने माल भेजा ना, बात खत्म। हम तो बोल ही रहे ना कि आप तो सच बोल रहे हो, हम तो मान ही नहीं रहे कि आप झूठ बोल रहे हो। 1 मिनट, मतलब मैं तो बोल रही हूँ ना, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मीता यू आर सेइंग करेक्ट, आप तो गोडाउन में माल भिजवा रहे हो, पर हम इसको जीएसटी, हम इसको सप्लाई मानेंगे, जीएसटी लगाएंगे, आप कलेक्ट करो, हमको पे कर दो, वो आपका क्रेडिट ले लेगा। नुकसान क्या हुआ, नुकसान नहीं हुआ ना। नुकसान कब हो रहा था, डिपार्टमेंट का, जब लोग झूठ बोल के सेल करते थे और उसको ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर दिखाते थे। आई होप आई एम वेरी क्लियर दिस पॉइंट, यहां तक समझा। सप्लाई देखो यहां लिखा है, सप्लाई supply should be made by a taxable person. Supply should be made by a taxable person. To another person नहीं बोला है, to another person नहीं बोला है। इसका मतलब supply need not be made by one person to another, need not be made by one person to another. It may be noted that very carefully that supply need not be made by one person to another, because self supply should also be taxable under GST. The taxing of self supply is a new concept in GST. इतना समझा, हाँ या ना बोलो ना, समझा, ये समझा, समझा, reply, समझा। I am waiting for the reply. Others also reply. नहीं समझा पूछो, डाउट लेके नहीं बैठने का, नहीं समझा पूछने का, डाउट लेके नहीं बैठने का, जो डाउट है यही की यही क्लियर करने का। ओके, सेल्फ सप्लाई समझा, ओके आगे। सप्लाई कौन करना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन करना चाहिए। मैम ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन की मैंने डेफिनेशन ऊपर दी है, इज अ पर्सन who is registered or liable to be registered under section 22 और section 24, जो हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। पर मेरे को थोड़ा तो समझाना पड़ेगा। बॉस समझो, मैं सप्लायर हूं, सपोज मैं सप्लायर हूं एंड सेक्शन 22 बोलता है, सेक्शन 22 बोलता है जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, जिसका व्हाट इज दिस, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, उन्हें अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अज्यूम करो मेरा टर्नओवर सपोज 5 लाख है, सपोज मैं आपको सर्विसेज सप्लाई कर रही हूं और मेरा टर्नओवर कितना है, 5 लाख है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो मैं अपनी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती। सिंपल अंडरस्टैंड करो, नो जीएसटी नंबर, तो सप्लायर कैन नॉट लिवाई एंड कलेक्ट, सप्लायर कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो रजिस्टर्ड बंदा नहीं है। रीजन समझो, आज जब मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगी तो मेरे को डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को पे करने के लिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं कलेक्ट कर भी लूंगी तो मैं पे ही नहीं कर सकती। Am I clear? So whosoever is registered under section 22 or section 24 is called as taxable person. तो सपोज सिंपल एग्जांपल कर दो यहाँ पे, अगर 5 लाख का टोटल सप्लाई है आपका अभी तक, तो आप नंबर ही नहीं लोगे, आप नंबर ही नहीं लोगे तो आप जीएसटी लगाओगे ही नहीं।
वो सप्लायर जीएसटी लगाएगा जो टैक्सेबल सप्लायर है, टैक्सेबल पर्सन है। और टैक्सेबल पर्सन कब होंगे? जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। Am I clear? Am I clear? Am I clear? सिंपल एग्जाम्पल लो। सपोज एक्स पर्सन एंड वाई पर्सन, एक्स सप्लायर है एंड वाई रिसिपेंट है, पर एक्स के पास नंबर नहीं है, एक्स के पास नंबर नहीं है, तो एक्स इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो मतलब क्या है? A supply to attract GST should be made by a taxable person. Hence, a supply between two non-taxable persons does not constitute taxable supply under GST. सप्लायर को टैक्सेबल होना कंपलसरी है टू लिवाई जीएसटी। रेसिपेंट का टैक्सेबल होना जरूरी नहीं है, समझो ना यार। आज मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है, मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, तो मैं कौन हूं? Who am I? I am taxable person. Who am I? I am a taxable person. आप लोग कौन हो मेरे? आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। Are you registered? No. But it does not matter. जो बंदा टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर रहा है वो रजिस्टर होना चाहिए। जो बंदा टैक्स कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे कर रहा है वो रजिस्टर होना चाहिए। रेसिपेंट है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? हाँ, दोनों ही टैक्सेबल नहीं है, दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो बात ही नहीं आती है। दोनों से मुझे रेसिपेंट से मतलब ही नहीं, मुझे मतलब ही किससे? सप्लायर से। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगाएगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगाएगा। एम आई वेरी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? एम आई क्लियर? The restriction of being a taxable person is only on the supplier, whereas recipient can either be taxable or non-taxable. So recipient can be taxable, can be non-taxable. कैसे? ऐसे A to B, B to C, C to D, D to E, ये है मैन्युफैक्चरर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, और यहाँ पे आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है। एम आई क्लियर? तो भैया यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में ये रिसिपेंट है, और अगर ये बंदा आईटीसी चाहता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। और ये लेगा भी, क्यों लेगा? क्योंकि ये सप्लायर है आगे। हो सकता है कि ये जो है कौन, ई, ये जो एंड कंज्यूमर है, इसने रजिस्ट्रेशन नंबर लेके नहीं रखा है। बाकी तो पूरी चेन में रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आईटीसी की चेन ब्रेक हो जाएगी। ये लाइन समझी? ये लाइन समझी? क्योंकि बॉस अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप कलेक्ट ही नहीं करोगे जीएसटी। जब आप कलेक्ट ही नहीं करोगे तो आपको पे ही नहीं करना है। जब आपको पे ही नहीं करना है तो आपने जो पिछले स्टेज पे टैक्स पे किया है उसका सेट ऑफ करोगे, तो करोगे किससे? समझा? ये समझा? ये लाइन समझी? अदर्स? यस? ओके, ऑल वेल, ठीक है। एम आई क्लियर? एंड लास्ट क्या पॉइंट बोला यहाँ पे 7(1)(a) में, सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बॉस समझना, मेरा बिजनेस क्या है? गाड़ी खरीद के बेचने का बिजनेस है मेरा। मेरा बिजनेस क्या है? गाड़ी खरीद के बेचने का। आई एम अ डीलर ऑफ कार। फर्स्ट मैंने सप्लाई किया किसका? गुड्स का, कार का। रिटर्न में मुझे आपने पैसे दिए, कंसिडरेशन। मैं कौन हूं? टैक्सेबल पर्सन। और मेरा बिजनेस क्या है? कार खरीद के बेचने का। क्या मैं जीएसटी लगाऊंगी? हाँ। पर वहीं पे दूसरा, मेरे पास 3 कार है, मैंने एक कार बेचनी है, मेरा कोई कार का बिजनेस नहीं है। सेकंड, बहुत चला ली यार, बहुत साल हो गए, 10 साल हो गया, बहुत हो गया, बेच देता हूं। पहला पॉइंट क्या मैंने सप्लाई किया? हाँ।
किसका किया? कार का किया, हाँ। थर्ड, क्या मैंने कंसिडरेशन लिया? हाँ। क्या मैं टैक्सेबल पर्सन? हो सकता है मेरा कोई दूसरा बिजनेस भी है। आज मैं हुई ना, आज मैं कोचिंग में हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कोचिंग एंड ट्रेनिंग पे नाम पे लग रहा, तो मैं टैक्सेबल पर्सन तो हूँ। पर मैंने कार बेची, कार सोल्ड करी। क्या कार बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है? हैव आई डन सप्लाई ऑफ कार इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? नो। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो सप्लाई आप कर रहे हो दैट शुड बी योर बिजनेस। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर जो मैं फीस चार्ज करती हूँ उस पर मैं जीएसटी लिवाई कर दूं बिकॉज आई एम डूइंग दैट इन द कोर्स ऑफ माई बिजनेस। पर मैंने मेरी कार बेच दी और उससे पैसे लिए, इस कार बाइंग एंड सेलिंग माई बिजनेस? नो। तो इस जब वो मेरा बिजनेस नहीं है तो मेरा फिफ्थ पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। और जब मेरा फिफ्थ पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो इट इज नॉट सप्लाई एज पर सेक्शन 71A। 71A बोलता है all the 5 conditions should be cumulatively satisfied। 71A एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। एम आई वेरी क्लियर? इज 71A क्लियर? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आंसर आंसर आंसर। एनी प्रॉब्लम टिल यर? इज 71A वेरी क्लियर? श्योर? ऑल आई विल रिप्लाई फ्रॉम ऑल। और डाउट है पूछो, अभी डाउट नहीं आता है, कल आता है कल पूछो, जब आता है तब पूछो। हो सकता है अभी सुन रहे हो तो मैं भी क्लिक नहीं करें। आफ्टर गोइंग होम, आफ्टर स्टडिंग एट होम, यू विल, ओ मैम आई डिडंट अंडरस्टूड दिस वन, डू आस्क मी यार। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? यस। सो आई एम नॉट कंटिन्यू, हमारा ऑलमोस्ट 71A पूरा हो गया है। मैं 71B स्टार्ट करूंगी तो इट विल एक्सटेंड, सो आई एम कंटिन्यू स्टॉपिंग टिल हियर ओनली। कल मैं ऑलमोस्ट इट विल टेक 3-4 डेज, सप्लाई चैप्टर टाइम लेता है और 60 आवर्स का सिलेबस है ही हमारा, 60 आवर्स का सिलेबस है। इतना तो वेटेज जीएसटी का है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 100 मार्क्स का आपका पेपर है टैक्स का, 60 डीटी, 40 आईडीटी, 40 में से यू कैन इजीली स्कोर मिनिमम 30। जीएसटी में 30 कहीं नहीं गए, इनफैक्ट बच्चा जीएसटी में ही स्कोर कर रहा है। तो मिनिमम 30 अगर आपको 40 में से आ गए तो बचे हुए 60 में से भी 30 आ गए तो एग्जामिशन हो गया यार। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इज 71A क्लियर? तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते। 71A के कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट है। सप्लाई होना चाहिए, किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सप्लाई कौन करना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इन द पार्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये सप्लाई है। एम आई क्लियर? श्योर? एनी प्रॉब्लम? पक्का? तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल।